Good morning, everyone. My name is Aarti Gupta, and today we are going to read or What Then and Now, Class 7, fourth chapter, The Mughal Empire. As you can able to understand with the name of the chapter, कि chapter किसके ऊपर based होगा? Mughals पर based होगा. The Mughal Empire was founded by Zahiruddin Muhammad Babur. The term Mughal can be traced to Babur and sister, the Mongol chief Genghis Khan and his mother's side, and the Turco-Mongol chief Taimur of Central Asia of his father's side. तो हमने ये पढ़ा कि जो मुगल एम्पायर था वो किसने करा था स्टार्ट, या फाउंडर कौन था उसका? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. बाबर ने इसकी शुरुआत, मुगल एम्पायर की शुरुआत करी थी. और वो चंगेज खान अपनी मदर साइड से थे, मंगोल चीफ की, और जो तैमूर थे वो अपने फादर की साइड से थे. बाबर बाबर inherited the small central Asian kingdom of the Fargana at a very young age, but was soon driven out by the Uzbek tribe of the region. After wandering for some years, Babur captured Kabul in 1504. He then invaded India and defeated Ibrahim Lodi at Panipat in 1526. After this, Babur occupied Delhi and Agra. He made Agra his capital. This marked the beginning of the Mughal Empire. बाबर का जो किंगडम था वो था सेंट्रल एशिया में फरगाना, और वहां पर जो ट्राइब्स थे उज़्बेक, वो थे उज़्बेज. और कुछ सालों बाद बाबर ने काबुल को कैप्चर कर लिया और इन्वेड करा इंडिया और डिफीट कर दिया इब्राहिम लोदी पानीपत में. पानीपत की फर्स्ट बैटल थी 1526 की. बाबर ने फिर दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई करा और आगरा में अपनी कैपिटल बनाई. और यही एक ऐसा पीरियड था जब ये मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया. बाबर defeated the combined forces of Rana Sanga of Mewar and his alliances at Khanwa in 1527. He defeated the chief of Chanderi in 1528 and the Afghan chief of Bengal and Bihar in 1529. He died in 1530 before he could strengthen his hold over his conquest. बाबर ने बहुत सारे लोगों को डिफीट करा. उसमें राणा सांगा मेवाड़ के थे, खानुआ में बैटल हुई थी इनकी. उन्होंने चंदेरी के राजा चीफ को डिफीट करा 1528 में, और अफगान चीफ बंगाल और बिहार के 1529 में डिफीट करा. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो 1530 में मर गए, और जब तक वो अपने राज्य को स्ट्रेंथ करते तब तक उनकी डेथ हो गई. बाबर वॉज ए स्कॉलर ऑफ टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज. तो बाबर को कौन कौन सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी? टर्किश और पर्शियन. ही रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन द तुजुक ए बाबरी विच इज रिगार्डेड एज ए क्लासिक. तो उन्होंने अपने राज्य के एक्सपीरियंस, अपना पूरा की कैसे उन्होंने रूल करा, उसके एक्सपीरियंस को तुजुक ए बाबरी में लिखा था. बिफोर हिज डेथ बाबर चूज his favorite and eldest son Humayun as his heir. Babur instructed Humayun to hand over some provinces to the young princes Kamran, Askari, and Hindal. In India, succession to the throne was based on primogeniture. In this, a monarch's eldest surviving son usually inherited the throne. The Mughals followed the tradition set by Genghis Khan, who nominated as a heir the most deserving among the sons, grandson, and other male relatives. The Mughal throne was thus conquered by the brothers and male relatives to the ruler. Hence, wars of succession were common, often resulting in fratricide, brother killing brother. तो क्या होता था कि जो सबसे फेवरेट था बाबर का, हुमायूं, उसको उसने राजगद्दी दी. लेकिन हुमायूं को बोला गया कि कुछ प्रोविंसेस अपने छोटे भाइयों को, कामरान, अस्कारी और हिंदल को भी दे दो. और ये होता था कि जो एल्डेस्ट सन है वही थ्रोन पर बैठता था. तो मुगल ने वही ट्रेडिशन चंगेज खान का फॉलो करा, और जो नॉमिनेटेड डिजर्विंग कैंडिडेट होता था उसको बिठाया जाता था, मेल रिलेटिव्स को. फिर मुगल थ्रोन को कॉन्क्वेस्ट बाय ब्रदर्स एंड मेल रिलेटिव्स ऑफ द रूलर्स.
और वॉर सक्सेशन होती थी, और आफ्टर दिस ब्रदर ही अपने भाई को मारता था ताकि उसको गद्दी मिल जाए। हुमायूं 1530 से 1540 एंड देन 1555 से 1556. On becoming king, Humayun had to face the rivalry of his brothers and other relatives who also wanted the throne. तो हुमायूं राजा तो बन गया, लेकिन जो उसके भाई थे और भी रिलेटिव्स थे जो थ्रोन लेना चाहते थे, राजगद्दी पे बैठना चाहते थे, वो उसके क्या बन गए थे अब? दुश्मन. He had other rivals too. One of was the Afghan Sher Shah Sur, who ruled Bihar and Bengal. Another was Bahadur Shah, ruled Gujarat, whom Humayun subdued through only briefly. तो दो इसके शत्रु मेन थे, शेरशाह जो बिहार और बंगाल को देखता था, और इधर आपका बहादुर शाह जो गुजरात को रूल करता था. शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा in 1539 and again at Kannauj in 1540. तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था चौसा की बैटल में और कन्नौज की बैटल में 1540 में. हुमायूं was thus overthrown. In 1555, Humayun recaptured Delhi and Agra with the help of the Persian ruled Shah Tahmasp of the Safid dynasty. Thus, he restored Mughal rule in India. तो हुमायूं को जब हरा दिया गया तो हुमायूं ने वापस रिकैप्चर करी दिल्ली और आगरा पर्शियन रूलर की हेल्प से जो साफिद डायनेस्टी के थे, और उन्होंने वापस मुगल एम्पायर की शुरुआत करी. द सुर सल्तनत शेर शाह. After defeating and overthrowing Humayun in 1540, Sher Shah started the Sur dynasty at Agra. He ruled till 1545. During his brief reign, he built an empire stretching roughly from Bengal to Indus, excluding Kashmir. He also introduced an efficient land revenue system, building many roads and standardized coin weights and measures. So Sher died in 1545. His dynasty ruled until Humayun restored Mughal rule in 1555. तो शेरशाह ने जब हुमायूं को हरा दिया था तो उसने अपनी एक डायनेस्टी बना ली थी, सर डायनेस्टी आगरा में, और यहाँ पर ये उसने अपनी जो स्ट्रेचिंग करी थी राज्य की वो बंगाल से इंडस तक करी थी, लेकिन कश्मीर को छोड़ दिया था. उसके बाद उसने एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, बहुत सारी रोड्स बनाई, कॉइन्स बनाए, स्टैंडर्डाइज कॉइन्स बनाए, उसके वेट और मेजरमेंट्स बनाए कि इतना होना चाहिए. शेरशाह की डेथ के बाद, या हम ये कह सकते हैं हुमायूं ने जब तक अपना मुगल एम्पायर रीस्टोर नहीं करा तब तक शेरशाह की सल्तनत चलती रही. अकबर. हुमायूं died in 1556 after a fall in his library at the पुराना किला in Delhi. तो हुमायूं की डेथ कैसे हो गई थी प्यारे बच्चों? लाइब्रेरी में गिरकर मर गया था वो पुराने किले में. His 14 years old son Akbar was then crowned king. Humayun's trusted officer Behram Khan was made regent, a person who ruled on the behalf of minor monarchs. तो यहाँ पर जब हुमायूं की डेथ हो गई लाइब्रेरी से गिरकर, तो उसका 14 साल का बेटा था जिसका नाम था अकबर. अकबर को अब राजा बनाना था और राजा बनाया जाएगा, तो उसका एक ऑफिसर था जिसका नाम था बैरम खान. वो एक रेजेंट था. रेजेंट वो होते हैं जो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए एक बड़ा पर्सन माइनर मोनार्च के लिए रखा जाता था. Soon after Akbar became king, Hemu, a general of the Sur dynasty, occupied Agra and Delhi. तो जैसे ही अकबर राजा बना तो हेमू जो सुर डायनेस्टी का एक जनरल था उसने आगरा और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया. In the same year 1556, Bairam Khan defeated and killed Hemu in Battle of Panipat and reoccupied Delhi and Agra. और उसी समय बहरम खान ने क्या करा? हेमू को मार दिया और दिल्ली और आगरा को वापस रीऑक्यूपाइड कर लिया. Akbar soon grew impatient of Behram Khan domination. He persuaded Behram Khan to go on a pilgrimage to Makkah. और अकबर बहरम खान की डोमिनेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि हर चीज में बहरम खान बोलता था मैं करूंगा. तो अकबर ने उसको बोला कि अब आप पिलग्रिमेज मक्का मदीना चले जाओ. On his way to Makkah, Behram Khan was murdered in Gujarat. जब वो मक्का जा रहे थे तो बैरम खान को मार डाला था गुजरात में.
Akbar then took over the reins of government. Akbar brought most of the India under his control through conquest and alliances. He, however, had to overcome the rivalry of his brother Mirza Hakim, and towards the end of his region, he faced a revolt by his son Salim. और क्या हुआ था कि जब बैरम खान की डेथ हो गई तो अकबर ने सारा राज्य को संभाला और उसने कंट्रोल करा पूरे मतलब अपने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करके लड़ाइयां करके और अलायंसेस बना। और उसका जो ब्रदर था मिर्जा हकीम, उससे भी उसकी क्या हो गई थी, लड़ाई। और यहाँ पर जो उसका बेटा था उसके साथ भी रिवॉल्ट उसको करनी पड़ी। कॉन्क्वेस्ट इन 1560, अकबर आर्मी कॉन्कर्ड मालवा एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो अकबर ने कॉन्कर्ड कर लिया मालवा का पार्ट और सेंट्रल इंडिया का। अकबर ऑल्सो कैप्चर्ड द फोर्ट of Chittor from Rana Uday Singh of Mewar, and in 1576 he defeated Uday Singh son Rana Pratap at हल्दी घाटी। तो अकबर ने क्या करा, कैप्चर कर लिया था चित्तौड़ का किला राणा उदय सिंह मेवाड़ से, और उसके बाद 1576 में उन्होंने उदय सिंह के बेटे राणा उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप से भी लड़ाई करी थी हल्दी घाटी की। दो डिफीटेड राणा प्रताप escaped on his horse Chetak and continues his fight throughout his life. तो जो राणा प्रताप थे वो अपने घोड़े, जो उनके पास घोड़ा उसका नाम था चेतक, वो वहां से भाग गए थे और उन्होंने अपनी जब तक वो जिए तब तक उन्होंने उनके साथ लड़ाई करी। इन 1570 अकबर कॉन्कर्ड गुजरात, बंगाल एंड उड़ीसा। 1570 तक आते आते अकबर ने गुजरात को, बंगाल को और उड़ीसा को कॉन्कर कर लिया। Thus he won control over Gujarat overseas trade with Arabs and Europe's, and Bengal overseas trade with Southeast Asia and China. तो जब उन्होंने गुजरात, बंगाल और उड़ीसा को अपने अंडर करा तो उन्होंने गुजरात के ओवरसीज ट्रेड जो अरब के साथ और यूरोप के साथ होते थे वो भी अपने अंडर करे, बंगाल के ट्रेड जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ होते हैं वो भी अब उनके अंडर आ गए थे। Among Akbar's other conquests were Kabul, Kashmir, Sindh and Kandahar. These conquests lead to close trade ties with Central Asia and Persia, and also made the northwest frontiers secure. तो अकबर ने क्या करा था, कॉन्क्वेस्ट करा था काबुल, कश्मीर, सिंध और कंधार से, और इन कॉन्क्वेस्ट के कारण जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रॉपरली अकबर के साथ टाई अप कर लिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स को भी अकबर ने सिक्योर कर दिया। In Deccan, the Bahmani kingdom had broken up into 5 separate kingdoms. तो जो डेक्कन में बाहमनी किंगडम था वो अब 5 सेपरेट किंगडम में बट गया। बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर। अकबर कॉन्कर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न डेक्कन इंक्लूडिंग अहमदनगर। तो अकबर ने जो कॉन्कर्ड करा नॉर्थर्न डेक्कन के पार्ट को, और उसके साथ किसको इंक्लूड कर लिया, अहमदनगर को। At its peak, Akbar empire stretched from the Himalaya and Kashmir in the north to river Godavari in the south, from Kandahar in the west to Bengal in the east. अब अकबर का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा स्ट्रेच हो गया था, हिमालय और कश्मीर से, हिमालय से कश्मीर नॉर्थ में, रिवर गोदावरी तक साउथ में, गंधार से वेस्ट में और बंगाल से ईस्ट तक। डिप्लोमेसी, Akbar showed religious tolerance and cleverly won other rulers, especially powerful Rajput chiefs, through marriage alliances and grants of high offices. You will learn more about Akbar's wise policies later in chapter. Akbar died in 1605. He was buried at Sikandra near Agra. तो अकबर ने बहुत ज्यादा अपना क्लेवरली वॉर्न करा रूलर्स को, स्पेशली पावरफुल राजपूत लोगों को, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से, और उन्होंने उनके बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के बारे में। और अकबर की डेथ 1605 में हो गई और उनको बरिड किया गया सिकंदरा जो आगरा के पास है। जहांगीर, आफ्टर अकबर हिज सन सलीम extended the throne as Nuruddin Muhammad Jahangir, conqueror of world. Jahangir throne was conquered by his son Khusrau. तो जो उनका बेटा था सलीम उसको राजगद्दी पर बिठाया गया और उसके बाद उसका जो बेटा था खुसराव
उसने राजगद्दी संभाली। लाइक अकबर, जहांगीर शोड रिलीजियस टॉलरेंस, कि सारे रिलीजियंस एक समान है। He also continued Akbar's policy of winning over Rajput chiefs through marriage alliances and grants of high offices. उसने भी अपने पिता अकबर की तरह और मैट्रिमोनियल अलायंसेस चलाए और उनको नई हाई पोस्ट दी अपने दरबार में। However, he had the Sikh leader Guru Arjun or Arjan Dev executed for help Prince Khusrau, who had rebelled. तो जो सिख लीडर थे गुरु अर्जुन या अर्जुना देव, उन्होंने प्रिंस खुसराव की हेल्प करी थी। दिस स्टार्टेड ए लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द मुगल, और इस तरह सिख और मुगल लोगों में लड़ाइयां हो गई चालू। Another setback was the loss of Kandahar to Persian. और दूसरा एक सेटबैक क्या था कि उनको गंधार पे भी हार हुई थी। As a result of this, the Mughals lost control over the trade route of Afghanistan, Persian and the Central Asia. और इसी तरह मुगल का कंट्रोल लॉस्ट हो गया था ट्रेडिंग रूट अफगानिस्तान के, पर्शियन से और सेंट्रल एशिया से। द लॉस ऑफ कंधार ऑल्सो एक्सपोज्ड इंडिया टू इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और जैसे ही कंधार से उसका कंट्रोल हटा वैसे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आक्रमण होने लगे। अहमदनगर had freed itself from मुगल कंट्रोल towards the end of Akbar's region, और अहमदनगर ने अपने आप को मुगल से छुड़वा लिया अकबर रीजन के टाइम में। Although Jahangir subjected Ahmednagar, it remained a source of trouble throughout his region, और जहांगीर के रीजन में अहमदनगर पूरे ट्रबलसम ही रहा। Jahangir granted trading rights to the Portuguese and later to the English. तो जहांगीर ने राइट दिए ट्रेडिंग के, पहले पोर्टुगीज को और उसके बाद इंग्लिश को। थॉमस रॉय एंड एनवॉय ऑफ किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड विजिटेड जहांगीर कोर्ट। जो थॉमस रॉय थे वो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स के एनवॉय थे और उन्होंने जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया। He has left an interesting account of life in the Mughals court, और उन्होंने मुगल कोर्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग अकाउंट भी बताया। जहांगीर वाइफ मेरुनिसा नूर जहां was powerful in court. She advises जहांगीर on the matter of the state. तो जो जहांगीर की वाइफ थी मेहरुनिसा, जिसको नूर जहां भी कहते थे, वो जहांगीर के डेली रूटीन के काम काज के बारे में उसको राय देती थी। शाहजहां, after a brief struggle for power, Prince Khurram ascended the throne at Agra in 1628 as Shahjahan, King of World. तो बहुत स्ट्रगल के बाद जो प्रिंस खुर्रम थे उनको वो राजगद्दी मिली और आगरा में वो शाहजहां का मतलब था किंग ऑफ वर्ल्ड। शाहजहां सप्रेस्ड मेनी रिबेलियंस, शाहजहां ने बहुत सारे दबंगगिरों को सप्रेस किया। However, he failed to recover Gandhar from the Persians. लेकिन वो कंधार पर्शियंस लोगों से छुड़ा नहीं पाए। शाहजहां conquered अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, accepted his overlordship. और शाहजहां के रीजन में या जब शाहजहां गद्दी पर बैठे तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के लोगों ने उनकी ओवरलॉर्डशिप को माना। Occasional conflicts, however, broken out between the Mughal and the Deccan kingdoms. और कभी कभार डेक्कन के किंगडम्स और मुगल्स में लड़ाइयां होती रहती थी। Some Maratha warriors like Shahaji Bhosle entered the service of the Deccan kingdom and trained group of Maratha soldiers to fight against the Mughal. तो जो मराठास के लीडर थे शाहजी भोसले, वो डेक्कन किंगडम में सर्विस प्रोवाइड करते थे और मिलिट्री ग्रुप्स को ट्रेन करते थे, सोल्जर्स को ट्रेन करते थे मुगल्स के खिलाफ लड़ने के लिए। Thus, the conflict between the Mughal and the Deccan kingdom developed in a long conflict between the Mughals and the Maratha. और इसी तरह जो डेक्कन के मराठास थे और मुगल्स थे उनके बीच लड़ाइयां होती रहती थी। In 1657, Shahjahan fell ill and a fierce war of succession broke out among his sons Dara, Suja, Aurangzeb and Murad. तो 1657 में शाहजहां बीमार हो गए और उनके बच्चों में राजगद्दी के लिए लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। उनके 4 बच्चे बताए हैं यहाँ पर, दारा, सूजा, औरंगजेब और मुराद।
Aurangzeb imprisoned Shahjahan in Agra fort for and ascended the throne in 1658. और औरंगजेब ने क्या करा, अपने पिताजी शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया और थॉन ले लिया. He took the title आलमगीर, conqueror of the world, और उसने अपना एक टाइटल भी लिया आलमगीर, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया को जीतने वाला. By 1660 he got his brother Dara and Murad killed, and Suja, who was driven out of India by Aurangzeb general, died soon after. तो बाद में क्या हुआ कि उसके तीनों भाइयों को मार डाला गया. Under Aurangzeb, the Mughal Empire reached its greatest territorial extent, but also faced many problems. औरंगजेब के टाइम मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा अच्छा टेरिटोरियल बहुत एक्सटेंड हो गया था, उसका राज्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. औरंगजेब इंक्रीज टैक्सेस एंड पेबल बाय द नॉन मुस्लिम्स एंड परमिटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. और क्या हुआ कि औरंगजेब के टाइम टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया जो नॉन मुस्लिम्स लोग देते थे, और मंदिरों को तुड़वाने का भी ऑर्डर पास किया गया. He also had the Sikh leader Guru Tegh Bahadur executed. और उनके पास कौन थे, गुरु सिख लीडर थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने ये चीजें करी. Measures like these angered his subjects. Hence, Aurangzeb faced many revolts such as those of Bundel, Sikh, Jat and Satnamis. तो औरंगजेब को इस कारण बहुत सारे लोगों से लड़ाइयां करनी पड़ी, जिसमें वो सिख, बुंदेल, जाट और सतनामी लोग थे. He also angered the Rajput and lost their loyalty by interfering in their internal politics. और उन्होंने राजपूत लोगों को, जो उनके परदादा दादाजी करते आ रहे थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस से और रिलीजियस टॉलरेंस से, उन लोगों को भी उन्होंने गुस्सा दिला दिया राजपूत लोगों को, और उनकी लॉयल्टी अब क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में भी अब अपना दखल अंदाज कर रहा था. Aurangzeb's expansion in the northeast resulted in a war with the Ahoms of Kamar Rupa. तो क्या हुआ था, जो औरंगजेब का एक्सटेंशन था नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने क्या करा, लड़ाइयां स्टार्ट करवा दी ओम से कामार रूपा में. This caused the death of many Mughal soldiers. और बहुत सारे मुगल सोल्जर्स की क्या हो गई थी इस लड़ाई में, डेथ. In the east, the Mughal occupied Chittagong by defeating the navy of the Arakan Kingdom of Myanmar. और यहाँ पर जो म्यांमार के राजा थे, उनसे भी मुगल लोगों की लड़ाई हुई. This made the Bay of Bengal more secure from Portuguese pirates who enjoyed Arakanese protection. और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ज्यादा सिक्योर हो गया पोर्टुगीज पायरेट से, जो किसकी वो कर रहे थे, म्यांमार के किंग की प्रोटेक्शन में थे. In the Deccan, the Marathas under Shahji Bhosle's son Shivaji had formed their own state. और डेक्कन में मराठा लोगों ने, जो शाहजी भोसले के बेटे थे शिवाजी, उनके अंडर अपनी एक स्टेट बना ली. शिवाजी विजिटेड औरंगजेब कोर्ट बट वॉज ह्यूमिलेटेड देयर. शिवाजी औरंगजेब के कोर्ट में आए, लेकिन उनको ह्यूमिलेट किया गया. Enraged by this, he returned to the Deccan, plundered Surat, and in 1674 proclaimed himself Chhatrapati, emperor of the new Maratha state. और क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती करी गई, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने सूरत को प्लंडर करा, लूटा, और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के नाम से घोषित कर दिया, और उस स्टेट का क्या रखा, न्यू मराठा स्टेट. Many wars were fought between the Mughals and the Marathas in the Deccan until Shivaji died in 1680. बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई मुगल और मराठास में जब तक शिवाजी जिंदा रहे. During Aurangzeb war against the Rajput, his son Akbar joined forces with Rajput. तो औरंगजेब के जब लड़ाई चल रही थी राजपूत से, तो उनका बेटा अकबर ने किसको ज्वाइन कर लिया, राजपूत को. Unable to face Aurangzeb's anger, Akbar fled to the Deccan and entered into an alliance with Shivaji's son Sambhaji.
और क्या करा उसके बेटे ने, वहां से अपने पिता के गुस्से से बचने के लिए वो वहां से भाग गया और उसने शिवाजी के सन संभाजी के साथ अपनी अलायंस करी। Aurangzeb marched to Deccan in 1681. Till 1685, he tried to capture Akbar, who ultimately fled to Persia. और औरंगजेब ने डेक्कन तक पहुंचने की कोशिश करी जहां पर उनका बेटा अकबर भाग गया था, लेकिन वो कहां पे भाग गया था फिर? पर्शिया। औरंगजेब रिमेन्ड इन डेक्कन टिल 1707। औरंगजेब अब कहां पे रह गए? डेक्कन में 1707 तक। During this period, he conquered Bijapur and Golconda. He captured and executed Sambhaji in 1689. He also took Sambhaji's infant son Shahu prisoner. Aurangzeb, however, could not completely crush the Maratha. बहुत कुछ औरंगजेब ने करा। औरंगजेब ने कॉन्कर कर लिया था बीजापुर और गोलकोंडा को, और उन्होंने संभाजी के बेटे को भी, शाहू को, एक कैद में डाल दिया औरंगजेब ने। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मराठास को नहीं क्रश कर पाए, पूरा खत्म नहीं कर पाए। ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन, ट्रेड विद द यूरोपियन फ्लरिश्ड। औरंगजेब के रीजन में जो यूरोपियन का ट्रेड था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो गया था। द इंग्लिश had their main trade centers at Bombay, Madras, Kolkata, while the French had their main center at Pondicherry या पुडुचेरी। तो औरंगजेब के टाइम बहुत ज्यादा यूरोपियन से वो हुआ, तो इंग्लिश के जो मेन ट्रेड सेंटर थे वो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में थे, जबकि फ्रेंच लोगों के ट्रेड सेंटर पुडुचेरी या पोंडिचेरी में थे। औरंगजेब डाइड death in 1707 was followed by a war of succession। और औरंगजेब की डेथ हो गई कब? 1707 में। ये है आपका दीवाने आम जो रेड फोर्ट बिल्ड बाय शाहजहां। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। The Mughal administration was based on Central Asia, Indian and Persian tradition। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड था सेंट्रल एशिया के ऊपर, इंडिया और पर्शियंस के ट्रेडिशंस पर। This details are mentioned in N.I. Akbari, a part of Akbar's biography Akbarnama, written by a courtier Abdul Faisal। अब्दुल फैजल नाम के कोटियर ने N.I. अकबरी अकबरनामा बायोग्राफी लिखी है, जहां पर ये डिटेल मेंशन की गई है। Central administration. The king controlled the entire administration. He was assisted by a council of ministers. Among his ministers were the Wakil, prime minister, the Diwan or Wazir, revenue or expenditure minister, the Mir Bakshi minister military का, और the Mir Saman royal households का। जो राजा ऑर्डर करेगा वो करेगा। And the Sadar minister for enforcing the Sharia, that is Islam law। तो इस्लाम लॉ को फॉलो करने वाला या इन्फोर्स करने वाला। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबास एंड ईच गवर्न्ड बाय सूबेदार। जो एम्पायर था वो डिवाइड था सूबा में, और उसको देखने वाले को क्या कहते थे? सूबादार। द सूबास वर डिवाइडेड इनटू सरकार एंड द सरकार्स इनटू प्रांगन्स, ईच मेड अप ऑफ नंबर ऑफ विलेजेस। तो सूबा सूबेदार देखता था, अब फिर वो सूबा जो था वो और उसमें डिवाइड था सरकार में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो और डिवाइड था प्रांगन्स में जो था नंबर ऑफ विलेजेस। Officials were posted in every administrative division. They were paid regular cash salary. Sometimes they received jagirs, land grants for distinguished service। जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको पोस्ट किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, और उनको रेगुलर कैश सैलरी दी जाती थी, उनको जागीर दी जाती थी, लैंड ग्रांट मिलता था अगर वो कुछ अच्छी सर्विस या अच्छा काम करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। द टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कोतवाल। जो टाउन्स थे उनको कौन देख रेख करता था? उनकी कोतवाल। कोतवाल्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, check weights and measures and kept a record of people living in the area। तो कोतवाल्स क्या करते थे? कोतवाल्स वहां के रहने वाले लोगों को चेक करते थे, मेजर करते थे और उनका रिकॉर्ड रखते थे जो भी उस एरिया में रहते थे।
The police stations were called कोतवालीज, a name still used in North India. तो पुलिस स्टेशंस को बोलते थे कोतवाली, जो आज भी नॉर्थ इंडिया के लोगों के द्वारा यूज होता है. Shershah village administration continued throughout the Mughal period. Village headmen called muqaddams collect land revenue and maintain law and order. तो शेरशाह का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वो भी चलता रहा मुगल पीरियड में, और जो विलेज का हेडमैन होता था उसको कहते थे मुकद्दम्स, और वो क्या करता था, लैंड रेवेन्यू और मेंटेन करता था लॉ और ऑर्डर को. ऑफिशियल्स कॉल्ड पटवारीज मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, और जो पटवारी लोग होते थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे. आर्मी. The Mughal army had infantry, cavalry, war elephants and artillery. तो मुगल्स के पास बहुत सारे घुड़सवार थे, पैदल वाले थे, और इन्फेंट्री थी बहुत सारी. अकबर also had a navy, which was however rather weak. अकबर के पास नेवी भी थी, लेकिन वो क्या थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी. The emperor maintained a group of trained and well-equipped royal bodyguards and armed palace guards. तो एम्पायर क्या करता था, मेंटेन करता था ग्रुप ट्रेन और वेल इक्विप्ड रॉयल बॉडीगार्ड्स को, और आर्म करता था पैलेस के गार्ड्स को. मनसबदारी सिस्टम. अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम. He graded officers on the basis of their mansab rank and called them mansabdar. तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को क्या करता है, इंट्रोड्यूस किया था कि, और उन्होंने जो ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे मनसब, रैंक के हिसाब से जो होते थे, और उनको बोलते थे मनसबदार. A mansabdar generally entered service in low rank and rose through promotion on the basis of his loyalty and service. जैसे कोई भी अगर हम जॉब पे रखते हैं तो पहले उसको लो लेवल की पोस्ट देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे उसके काम में एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे उसकी पोस्ट और प्रमोशन करते हैं, वैसे ही मनसबदारों के साथ होता था. A mansabdar rank depend upon his जात and सावर. तो जो मनसबदार थे उनकी जो पोस्ट थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, उनकी जात पर और सावर पर. जात वॉज द वैल्यू ऑफ हिज पर्सनल सैलरी. तो जात क्या थी, उसकी जो पर्सनल सैलरी की वैल्यू थी वो उसकी जात थी. दिस इंडिकेटेड हिज स्टेटस, और वो स्टेटस बताती थी जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी होगी उसका स्टेटस उतना ही ज्यादा होगा. जावर वॉज द नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड हॉर्समैन ही हैड टू मेंटेन. और जावर क्या था, नंबर ऑफ हॉर्सेस फिक्स थे, और जो हॉर्समैन हॉर्सेस और हॉर्समैन वो मेंटेन करता था वो था सावर. His salary was fixed on the basis of this, और उसकी सैलरी भी इसके ऊपर बेस थी. According to the Abdul Faisal, it ranged from 10 horsemen to 10,000 horsemen. और जो लो रैंक थी वो कितनी थी, 10, और सबसे ज्यादा रैंक थी 10,000. A mansabdar also had to maintain a fixed number of elephants, camels and carts. जो मनसबदार था उसको भी मेंटेन करने पड़ते थे फिक्स नंबर एलिफेंट्स के, कैमल्स के और कार्ट्स के. According to an estimate, Akbar's mansabdar received the highest salary in the world at that time. तो ये माना जाता है कि जो अकबर के मनसबदार थे उनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती थी पूरी दुनिया में उस समय. Before receiving his salary, a mansabdar had to present his horsemen for inspection. तो सैलरी मिलने से पहले मनसबदार को क्या प्रेजेंट करने पड़ते थे, अपने हॉर्समैन इंस्पेक्शन के लिए. The physical description चेहरा of the horsemen was maintained to prevent substitution and their horses were branded. This system was called Dag. To prevent theft, the emperor could use the troops maintained by mansabdar whenever he wished. तो यहाँ पर क्या होता था, जो मनसबदार था उसको सैलरी तब मिलती थी जब वो दिखाता था कि हाँ भाई मेरे पास इतने सारे हॉर्समैन हैं, और जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन था हॉर्समैन का वो मेंटेन होता था, और उसको बोलते थे चेहरा. और जितने भी हॉर्सेस ब्रांडेड हॉर्स थे इस सिस्टम को बोलते थे दाम. और ये क्यों होता था, ताकि वो रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाए कि हाँ भाई इस मनसबदार के पास इतनी सारी चीजें हैं, और एम्परर जब चाहे मनसबदार से वो चीजें ले सकता था अपने ट्रूप के लिए.
Some mansabdar were paid in cash, but mansabdar generally received jagir. A jagir had to be carefully assessed before being granted because its revenue had to be equal to the mansabdar cash salary. तो यहाँ पर क्या होता था, जो मनसबदार है उसको कैश भी मिलता था, लेकिन कभी कभार मनसबदार को क्या मिलती थी, जागीर, और जागीर भी कितनी मिलती थी, जितनी मनसबदार की सैलरी होती थी. Jagir were not granted permanently, and no mansabdar could hold a jagir at one place for more than 3 or 4 years. और जो मनसबदार था उसको जागीर तो मिलती थी, लेकिन जागीर परमानेंट नहीं होती थी. और ये जो मनसबदार की जागीर है वो 3 या 4 साल से ज्यादा की नहीं होती थी, या उसको कह सकते हैं मनसबदार इतने ही साल होल्ड कर सकता है. Only some regional chief, mainly Rajput, who surrendered were granted Watan Jagir, that is hereditary right over their own territories. तो इसका मतलब क्या था कि जो आपके रीजनल चीफ थे, जो मेनली राजपूत, जिन्होंने सरेंडर करा था, उनको मिलती थी वतन जागीर, और वो हेरिडेटरी राइट रखते थे अपनी ही जमीन पर. Mansabdar could take the help of Mughal officers called Faujdar to forcefully collect revenue from peasants who would not pay. और मनसबदार क्या करते थे, मुगल ऑफिसर्स जो थे फौजदार, उनसे बोलते थे कि आप जो लोग रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं उनसे फोर्सली वो कलेक्ट करो. आफ्टर अकबर द मनसबदार सिस्टम ग्रेजुअली बिकम हेरिडेटरी. तो अकबर के बाद क्या हो गया, मनसबदारी सिस्टम हेरिडेटरी हो गई कि पिताजी ने करा तो बेटा कर रहा है, बेटे का बेटा कर रहा है. बाय औरंगजेब टाइम द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज्ड वास्टली, कॉजिंग ए शॉर्टेज ऑफ जागीर. औरंगजेब के टाइम मनसबदार सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जागीर बहुत कम होने लगी. अंडर शाहजहां एंड औरंगजेब most of the high quality lands were made crown lands from which state revenue was collected. तो शाहजहां और औरंगजेब के टाइम जो लैंड्स की क्वालिटी के हिसाब से उनको क्राउन लैंड्स बोलते थे, और वहां से क्या आता था, स्टेट रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था. द लेस फर्टाइल लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज जहांगीर और जागीर. और जो क्या होता था, जो कम उपजाऊ जमीन होती थी उसको क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते जागीरों की. This revenue yields of these jagir often fell short of the salary they represented. So the holders of these jagir often grew oppressive and forcefully extracted more revenue from the peasants. तो जितनी भी इनको दी जाती थी जमीन, अगर वो उनकी कैश सैलरी से ज्यादा की होती थी तो वो क्या करते थे, बेचारे गरीब मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा पैसा या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ताकि उनकी सैलरी के इक्वल कैश कलेक्ट हो जाए. सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. अकबर्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वाज फ्रेम्ड बाय राजा तोडरमल. तो राजा तोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. मानसिंह, तोडरमल, ये सारे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. तो अकबर की लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी को राजा तोडरमल ने, जिनकी हरका भाई जोधा भाई बेटी थी, उन्होंने फ्रेम किया था. इट वाज बेस्ड ऑन शेरशाह land revenue system. Each peasant land was measured and its yield assessed. Todormal calculate the state share of each crop through zabt system. तो उन्होंने क्या सिस्टम बनाया था, एक शेरशाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम की तरह इन्होंने बनाया था, और टोडरमल ने कैलकुलेट करा कि स्टेट को कितना प्रॉफिट हो सकता है हर एक क्रॉप से, और ये वाला सिस्टम कहलाया गया जब्त सिस्टम. According to this system, data regarding the area cultivated, actual produce and local price was collected for each crop for 10 years. और उस जमीन से जितना भी कल्टीवेशन होगा, जितनी भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होगी, वो और उसका प्राइस वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, 10 साल के लिए. The average produce and price of each crop over these 10 years were calculated. और 10 साल में उसने कितनी उपजाऊ करी है जमीन ने, उसको कैलकुलेट किया जाएगा. द स्टेट शेयर वॉज देन फिक्स्ड एट अबाउट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस्ड. और फिर उसके हिसाब से स्टेट का जो शेयर है उसको फिक्स किया जाएगा, जितनी भी उसकी कल्टीवेशन हुई है, प्राइस है या उसके ऊपर 1/3 एवरेज प्रोडक्शन. रेवेन्यू कुड बी पेड इन कैश और काइंड. फार्मर्स कुड गेट लोन्स फ्रॉम द स्टेट. रेवेन्यू को कैश और काइंड में चीजों के रूप में दिया जाता था, और फार्मर्स को
लोन भी दिया जाता था। The Zabt system was applied in the provinces lying between Lahore and Allahabad and in Malwa and parts of Gujarat. और जब्त सिस्टम कहाँ पे अप्लाई किया गया था? उन प्रोविंसेस पे जो लाहौर और इलाहाबाद के बीच में थे और मालवा और कुछ गुजरात के पार्ट्स पर. These provinces were divided into revenue circles and separate revenue rates were fixed for different circles. तो इन provinces को अलग अलग रेवेन्यू सर्कल में डाल दिया गया और इनको अलग अलग रेवेन्यू रेट फिक्स किए गए इन अलग अलग डिफरेंट सर्कल्स. ड्यूरिंग शाहजहां रीजन द जब्त सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू द डेक्कन प्रोविंसेस. तो शाहजहां के रीजन में जब्त सिस्टम को डेक्कन तक भी लागू किया गया. In the second half of the 17th century, Mughal revenue demands increased considerably and the Mughal officers became oppressive. तो क्या हुआ था? सेकेंड हाफ 17th सेंचुरी में रेवेन्यू के डिमांड्स को इंक्रीज किया और मुगल ऑफिसर्स क्या हो गए थे? ऑप्रेसिव. As a result, there were frequent peasants uprising in both North India and Deccan. और इस तरह फ्रीक्वेंटली पीजेंट्स की अपराइजिंग होने लग गई नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में. Revenue collection. The land whose revenue went to the royal treasury were known as Khalisa. Revenue collector called Zamidar collected the revenue from these land and paid it to the royal treasury. The Zamidar could keep a percentage of the revenue collected. He could collect other taxes as well. The Zamidar could maintain troops for the purpose of collecting revenue. तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था और रॉयल ट्रेजरी में जाता था तो उसको बोलते थे खलीसा और रेवेन्यू कलेक्टर को बोलते थे जमींदार, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था लैंड से और रॉयल ट्रेजरी में देता था. जमींदार कुछ परसेंटेज उसकी रेवेन्यू की कलेक्शन की रखता था और जमींदार ही मेंटेन करता था ट्रूप्स इन रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए. द एम्परर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स and the right to collect revenue from such land to favored scholars, holy man, religious institutions, etc. These lands called Suyarul Gal were usually granted for life. तो यहाँ पर जो एम्परर था वो टैक्स फ्री लैंड्स को भी ग्रांट करता था और यहाँ पर कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड फेवर, जैसे स्कॉलर्स होते थे, होली मैन थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस था और एक्सेट्रा, और इन लैंड्स को जिंदगी भर के लिए उनको दे दिया जाता था. Akbar the greatest Mughal. Akbar is known as Akbar the Great and with good reason. He built a vast empire, but in doing so he always used diplomacy instead of force whenever possible. Akbar is greatly respected for his wise policy. Let us learn a little more about some of them. तो अकबर को अकबर द ग्रेट बोला जाता था विद गुड रीजंस, अच्छे रीजंस के लिए, और अकबर ने वास्ट एम्पायर बनाया अपनी डिप्लोमेसी से और उसने वाइज पॉलिसी यूज करी अपने रीजन को एक्सटेंड करने. राजपूत पॉलिसी. To make the powerful Rajput chief his alliance, Akbar married a number of Rajput princesses, such as the Princess of Amber. He also gave the Rajput high post in his army and government. Raja Todarmal was made the finance minister. Raja Bhagwan Das of Amber and his son Mansingh were granted high ranks in the army. तो अकबर ने क्या करा? राजपूत चीफ की पावरफुल अलायंस बनाने के लिए राजपूत लड़कियों की मतलब प्रिंसेस से शादी करी और उन्होंने राजपूत को अपने दरबार में बहुत अच्छी हाई पोस्ट की रैंक दी. जैसे राजा टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, राजा भगवान दास ऑफ अंबर और उनके बेटे को हाई रैंक दी अपनी आर्मी में. Many Rajput rulers willingly become Akbar's allies and helped him expand his kingdom. तो बहुत सारे राजपूत अब अकबर के साथ हो गए थे और उन्होंने अकबर के राज्य को एक्सपेंड करने में भी मदद करी. Only some, like the Rajput of Mewar, resisted Akbar.
Even hostile Rajput rulers who ultimately surrendered to Akbar was usually also allowed to keep their territory as वतन जागीर. तो उन्होंने क्या करा, जो राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने रेजिस्ट करा था अकबर से कि नहीं, हम आपका ये कानून नहीं मानते, और जो भी राजपूत उनके अंडर हॉस्टिलिटीज में थे उनको अल्टीमेटली जब उन्होंने सरेंडर करा तो अकबर ने अलाउ करा कि वो अपनी टेरिटरीज को कैसे रख सकते हैं, वतन जागीर के रूप में. रिलीजियस पॉलिसी. अकबर मिक्स फ्रीली विद हिंदू, सूफीज एंड फॉरेनर्स. He treated all religions group equally. He abolished the pilgrimage tax and jais, which were taxes payable by non-Muslims. He even celebrated certain Rajput festivals. तो अकबर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता था हिंदू से, सूफी से और फॉरेनर्स से, और वो हर रिलीजियंस को इक्वल मानता था. उसने पिलग्रिमेज टैक्स जो नॉन मुस्लिम लोग पे करते थे उसको भी अबॉलिश करा, और राजपूत फेस्टिवल्स भी वो मनाता था. Akbar greatly respected the Sufi saint Salim Chishti and the Sikh leader Guru Ramdas. He granted Guru Ramdas a plot of land in Amritsar on which the Sikh Shrine Harmandir Sahib was later built. तो अकबर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था सूफी संत सलीम चिश्ती जी की, और जो सिख लीडर थे गुरु रामदास जी, उन्होंने ग्रांट करा था गुरु रामदास जी को एक प्लॉट अमृतसर में, जहां पर अब आज हरमंदिर साहिब जी बने हुए हैं. In the new city, the Akbar built at Fatehpur Sikri near Agra. There were a hall called इबादत खाना. जो न्यू सिटी थी अकबर की, फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास थी, उन्होंने एक हॉल बनाया और उसका नाम क्या रखा, इबादत खाना. Here scholars of all religions ऑफ रिलीजियस डिस्कशन. तो यहाँ पर क्या होता था, जितने भी रिलीजियस के स्कॉलर्स थे वो आते थे और डिस्कशन करते थे. Akbar tried to combine the good point of all the religions in a single faith called Din al-Lahi. तो अकबर ने ट्राई करा ये सारे रिलीजियस का एक सिंगल फेथ, दिन अल्लाही, डिवाइन फेथ. This idea of Sulaykul, universal peace and harmony, was an important part of Din al-Lahi. तो दिन अल्लाही का एक important part है सुलह-ए-कुल, जिसमें है यूनिवर्सल पीस. Akbar had the Mahabharata and the Ramayana translated into Persian. Abdul Fazil believed that Akbar did this to promote understanding amongst the Hindus and Muslims. और अकबर के पास महाभारत और रामायण पर्शियन लैंग्वेज में थे, और अब्दुल फैजल ये मानते हैं कि अकबर ने ये इसलिए किया था ताकि वो हिंदू और मुस्लिम्स में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे. Cultural contribution. Akbar never received formal education. In spite of this, he was a great patron of learning. It is believed that Akbar's library had more than 4,000 manuscripts. तो अकबर ने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कदर करते थे चीजों को सीखने की. और बिलीव किया जाता है कि अकबर की लाइब्रेरी में 4,000 से भी ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी. अकबर पैट्रोनाइज टैलेंट पर्सन फ्रॉम ऑल फील्ड. और अकबर जो टैलेंटेड पर्सन्स होते थे हर एक फील्ड के, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे. द 9 जेम्स, नेमली ऑर्थर अब्दुल फैजल, फैजी एंड अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बहरम खान के बेटे थे. The witty Birbal, efficient officials Raja Todarmal, Raja Bhagwan Das and Raja Man Singh. म्यूजिशियन थे उनके तामसीन ऑफ ग्वालियर, और आर्टिस्ट दसवन adorned अकबर्स कोर्ट. ये सारे अकबर के कोर्ट के 9 रतन थे, नवरतन. अब्दुल फैजल वॉज अकबर्स क्लोज फ्रेंड, और जो अब्दुल फैजल थे वो अकबर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे. He wrote अकबर्स बायोग्राफी अकबरनामा, और उन्होंने अकबर पर एक बायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था अकबर नामा.
This book gives us plenty of information about Akbar's region, which was indeed a golden age in every respect. और ये बुक हमें बताती है अकबर के रीजन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अकबर के रीजन को एक गोल्डन एज कहा जा सकता है हर तरीके से. If you like the way as I'm teaching, so do like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.